कांग्रेस के 10 नेता जिनका एहसान पार्टी ने कभी नहीं माना। नंबर 10 जितेंद्र प्रसाद। जितेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश के 3 बार सांसद, राहुल गांधी की सबसे करीबी मंडली का हिस्सा, केंद्र में मंत्री। इस आदमी ने कांग्रेस के लिए यूपी में जमीन तैयार की, रैलियां की, चुनाव लड़ा, लेकिन जब यूपी में विधानसभा चुनाव आए तो पार्टी ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। साल दर साल इंतजार करते रहे, बार बार दिल्ली के चक्कर लगाए, जवाब सन्नाटा। अब सुनिए असली बात। जितेंद्र प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद ने साल 2000 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था, सोनिया गांधी के खिलाफ। उन्हें सिर्फ 94 वोट मिले, सोनिया जी को 7000 से ज़्यादा। उसी पल से प्रसाद परिवार पर एक अनकहा ठप्पा लग गया। बाप ने चुनौती दी थी, बेटे ने उसकी कीमत चुकाई। कहते हैं ना, बाप का उधार बेटा चुकाता है। यहाँ जो उधार राजनीतिक बर्बादी के रूप में वापस आया। 2021 में जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा में चले गए। नंबर 9 मिलिंद देवड़ा। मुंबई के दिग्गज कांग्रेस नेता मुरली देवड़ा के बेटे, खुद 2 बार सांसद, राहुल गांधी की युवा टोली का अहम चेहरा, मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन 2019 चुनावों में जब मुंबई में कांग्रेस का बुरा हाल हुआ तो सारा दोष मिलिंद देवड़ा के सिर डाल दिया गया, जैसे घर में बर्तन टूटे और सजा मिली नौकर को। असली बात यह है, मिलिंद देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा ने कांग्रेस को 40 साल दिए, मुंबई में पार्टी को खड़ा करने में पूरी जिंदगी लगाई। बेटे ने भी पूरी वफादारी निभाई, और जब मिलिंद ने जनवरी 2024 में पार्टी छोड़ी तो उन्होंने खुद कहा, 55 साल का पारिवारिक रिश्ता आज खत्म हो रहा है। 55 साल, 2 पीढ़ियां, और पार्टी ने एक बार भी नहीं पूछा रोको बात कहते हैं, लेकिन 55 साल की नौकरी के बाद बिना विदाई समारोह के निकाल दिया हो। नंबर 8 कपिल सिब्बल। वो नाम जो कांग्रेस के हर मुश्किल वक्त में सामने खड़ा रहा, सर्वोच्च न्यायालय में पार्टी की लड़ाइयां लड़ी, केंद्र में कानून मंत्री रहे, दशकों तक पार्टी का पढ़ा लिखा चेहरा बने रहे। 2020 में जब कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही थी, कपिल सिब्बल उन 23 वरिष्ठ नेताओं में शामिल थे जिन्होंने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा। पत्र में सिर्फ एक मांग थी, पार्टी में सुधार करो, कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष लाओ। यह पत्र बाहर लीक हो गया और कांग्रेस ने उन 23 नेताओं को देशद्रोही की तरह पेश किया। घर की बात घर में कहो, यह ठीक है, लेकिन घर में भी नहीं सुना तो कहाँ जाएं। असली बात, 2022 में राज्यसभा चुनाव आए तो कपिल सिब्बल को कांग्रेस ने टिकट ही नहीं दिया। उस आदमी को जिसने पार्टी के लिए रातों रात जाकर अदालत में दलीलें तैयार की, उसे अपने ही घर से टिकट नहीं मिली। समाजवादी पार्टी के सहारे निर्दलीय लड़ना पड़ा। वकील साहब ने जिंदगी भर दूसरों का केस लड़ा, खुद का केस हार गए। नंबर 7 ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश के शाही घराने से, पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। ज्योतिरादित्य खुद 4 बार सांसद, राहुल गांधी के सबसे करीबी दोस्त माने जाते थे। इतने करीबी कि लोग सोचते थे यह दोस्ती अटूट है। 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती तो सिंधिया मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। सिंधिया से कहा गया, रुको अगला मौका तुम्हारा। यह वाक्य भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा झूठा वादा है। 2020 में सिंधिया ने अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ी, कमलनाथ की सरकार गिर गई, मध्य प्रदेश भाजपा के हाथ में चला गया, और जो राहुल गांधी का सबसे करीबी दोस्त था वो भाजपा में केंद्रीय मंत्री बन गया। दोस्ती नहीं टूटी थी, भरोसा टूटा था, और भरोसा तोड़ने वाली कांग्रेस थी। नंबर 6 गुलाम नबी आज़ाद। 50 साल, आधी सदी कांग्रेस को दी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे, 5 दशकों में पार्टी के हर उतार चढ़ाव में साथ खड़े रहे। सोचिए, 50 साल एक ही पार्टी में। आजकल लोग एक नौकरी में 5 साल नहीं टिकते। 2022 में उन्होंने एक इस्तीफा पत्र लिखा जो राजनीति की दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने लिखा, 2013 के बाद से पार्टी का पूरा निर्णय तंत्र बर्बाद कर दिया गया, अनुभवी नेताओं को किनारे कर दिया गया और चापलूसों की एक टोली पार्टी चलाने लगी। असली बात, 50 साल की सेवा के बाद उन्हें खुद अपनी पार्टी बनानी पड़ी। नाम रखा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। आज़ाद जैसे कह रहे हूँ, पहले कांग्रेस की जंजीरों में था, अब आज़ाद हूँ। 50 साल की वफादारी का यही इनाम मिला। नंबर 5 मोरारजी देसाई। यह नाम थोड़ा पुराना है, लेकिन कांग्रेस की कृतज्ञता की सूची में इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार थे, वरिष्ठ, अनुभवी, बेदाग छवि। लेकिन कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री को चुना।
ठीक है, मान लिया। 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु के बाद फिर से मोरारजी सामने आए, फिर से हटाया गया। इस बार इंदिरा गांधी को आगे किया गया, जिनके पास उस वक्त कोई बड़ा प्रशासनिक अनुभव नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वो नेहरू की बेटी थी। योग्यता नहीं, खानदान देखा गया। असली बात 1975 में आपातकाल लगा। इंदिरा गांधी ने जेल भेजा, किसे? उसी मोरारजी देसाई को, जिसे पार्टी ने बार बार प्रधानमंत्री बनने से रोका था। पहले कुर्सी छीनी, फिर आज़ादी छीनी। जेल में भी वो झुके नहीं, बाहर आए, कांग्रेस छोड़ी, जनता पार्टी बनाई और 1977 में भारत के प्रधानमंत्री बन गए। कांग्रेस ने उन्हें कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, लेकिन जनता ने बनाया। नंबर 4, प्रणब मुखर्जी। 50 से ज़्यादा साल कांग्रेस की सेवा, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, हर बड़ी मंत्रालय को संभाला। संकट आया तो प्रणब मुखर्जी को आगे किया गया। पार्टी का एटीएम, जब जरूरत हो निकालो, काम हो जाए तो बंद करो। 2004 में जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार किया तो सबकी नज़र प्रणब मुखर्जी पर थी, लेकिन उनकी जगह मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रणब दा ने एक बार भी विरोध नहीं किया, चुपचाप काम करते रहे। 2012 में उन्हें राष्ट्रपति भवन भेज दिया गया, यानी सक्रिय राजनीति से बाहर। असली बात 2018 में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में गए। कांग्रेस तिलमिला उठी। उस आदमी की आलोचना की जिसने 50 साल पार्टी को दिए, और जब 2020 में उनका निधन हुआ तो भाजपा सरकार ने भारत रत्न दिया, लेकिन कांग्रेस ने शोक में एक औपचारिक बैठक तक नहीं बुलाई। 50 साल की सेवा और अंत में इतनी भी तकलीफ नहीं हुई कि एक बैठक बुला लें। नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री। 1965 का युद्ध, पाकिस्तान ने हमला किया, पूरा देश घबराया हुआ था। उस वक्त एक छोटे कद के सादे कपड़ों वाले शख्स ने पूरे देश को आवाज़ दी, जय जवान जय किसान। शास्त्री जी ने वो जंग जीती। पूरी दुनिया ने भारत को नए नज़रिए से देखा। छोटे कद का बड़ा दिल। लेकिन जनवरी 1966 में ताशकंद में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। एक दिन पहले ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। असली बात, उनके परिवार ने हमेशा कहा कि यह स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी। उनके शरीर पर नीले निशान थे। सूचना के अधिकारी के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा गया। जवाब मिला कि एक फाइल मौजूद है, लेकिन वो आम जनता को नहीं दिखाई जा सकती। आज 2025 में भी वो फाइल बंद है। एक प्रधानमंत्री जिसने देश के लिए युद्ध जीता, उसकी मौत का सच आज तक सामने नहीं आया। और जिस कांग्रेस के लिए उन्होंने सब कुछ किया, उस कांग्रेस ने कभी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं की। सवाल पूछना तो दूर, सवाल उठाने वालों को भी चुप करा दिया। नंबर 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज़ादी के बाद भारत 562 टुकड़ों में बिखरा हुआ था। 562 रियासतें, हर एक अलग। पटेल जी ने बिना एक गोली चलाए इन सबको एक भारत में मिला दिया। इतिहासकार इसे दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक एकीकरण मानते हैं। अब सुनिए, कांग्रेस कार्य समिति के चुनाव में 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस समितियों ने सरदार पटेल का नाम प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित किया था। सिर्फ 3 ने नेहरू का नाम लिया, यानी जनता ने, पार्टी ने, सब ने पटेल को चुना। लेकिन महात्मा गांधी ने पटेल जी से कहा, पीछे हट जाओ, और वो हट गए, देश की एकता के लिए। असली बात, सरदार पटेल की मृत्यु 1950 में हुई। भारत रत्न उन्हें मिला 1991 में, 41 साल बाद, वो भी तब जब बीपी सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की नहीं। दिल्ली में उनकी कोई समाधि नहीं है, जबकि उनसे कम योगदान देने वाले नेताओं की समाधियां बनाई गई। और आज जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, एकता की मूर्ति, वो कांग्रेस ने नहीं, भाजपा ने बनवाई। अपने ही नेता को भुला देने की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी। नंबर 1, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1938 और 1939 दोनों साल सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। जनता ने चुना, लेकिन 1939 में गांधी जी और पार्टी के अंदरूनी गुट ने उनके खिलाफ इतना माहौल बनाया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बोस का मानना था कि अंग्रेजों से विनती नहीं, लड़ाई चाहिए। कांग्रेस की मुख्य धारा इससे सहमत नहीं थी। एक तरफ अहिंसा की बात, दूसरी तरफ आज़ादी की तड़प। बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, फिर देश छोड़ा, जर्मनी गए, जापान गए, आज़ाद हिंद फौज बनाई और कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इतिहासकार मानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के मुकदमों ने ब्रिटिश सेना में बगावत की लहर पैदा की और अंग्रेजों को यह समझ आया कि अब भारत में टिकना संभव नहीं। असली बात, आज़ादी के बाद नेहरू सरकार ने बोस के परिवार की जासूसी करवाई। खुफिया विभाग के दस्तावेजों से यह साबित हो चुका है कि 1948 से 1968 तक पूरे 20 साल बोस के परिवार के पत्र खोले जाते थे, पढ़े जाते थे, दर्ज किए जाते थे। जिस आदमी ने भारत की आज़ादी के लिए घर, परिवार, जिंदगी सब छोड़ दी,
उसके परिवार को आज़ाद भारत में ही जासूसी का शिकार बनाया गया और यह कांग्रेस शासन में हुआ। यही है कृतज्ञता का सबसे काला अध्याय।